नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिला है और इस कंपनी अराउंड 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो आप बहुत सारे लोग इस बात में मुझे क्वेश्चन भी किया है कि सर आपको कहाँ से मिल गया 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न। चलो मैं एक बार आपको लाइव प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप एसआरएफ सर्च करेंगे एसआरएफ शेयर प्राइस आप आपको सिर्फ इसके बाद आपको लिखना है बीएससी क्योंकि आपको बीएससी में देखना है। एनएससी में आप दिख रहे हैं इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया। तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो देखिए 8 लाख परसेंटेज के आसपास है। तो कितना हाई परसेंटेज रिटर्न कंपनी ऑलमोस्ट दे चुके सोचिए। तो कंपनी आप कहेंगे सर कंपनी इतना बड़ा रिटर्न दे चुके हैं क्या और रिटर्न दे सकते हैं? अभी भी रिटर्न देना बहुत बाकी है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कितना है 70,000 करोड़। तो सोचिए यही कंपनी अगर फिर से 2-3 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास अगर मार्केट कैप बन जाए तो सोचिएगा कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो सकते हैं। तो 70,000 से 140 सॉरी मतलब 1,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन जाए तो फिर से आपका फंड डबल हो जाएगा। मतलब आपका फिर से ग्रोथ कितना गुना होगा आप सोच सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि एसआरएफ कोई छोटा मोटा कंपनी है पहली बात। दूसरी बात इस कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। डेप्थ ना के बराबर है। कितना डेप्थ को कंट्रोल किया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं कंपनी की जो डेप्थ है वो पहले 0.6061 के आसपास हुआ करता था। आज वो डेप्थ कम होकर कितना हो चुके हैं। लास्ट जो इसका कंपनी का करंट जो डेप्थ है वो 0.42 के आसपास है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 3 साल में 0.44 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। बाकी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 14% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट्स किया कि सर कंपनी का तो बोरिंग्स भी बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी का 1200 करोड़ का बोरिंग्स था 2012 में 10 साल पहले। तो कंपनी का अभी आज वो बोरिंग्स बढ़ के हो चुके हैं 4,900 करोड़ के आसपास। क्या इस बोरिंग्स को कंपनी मिटा पाएंगे? पहली बात कंपनी का रिजर्व इससे दुगना ज़्यादा है और फिक्स्ड एसेट भी दुगना दुगना है। तो मतलब इस पैसे को वो रीयूज़ कर सकते हैं। मगर इस पैसे को रीयूज़ ज़रूर करेंगे, उससे पहले कंपनी के हाथ में कितना पैसा है वो देख लीजिए। कंपनी के हाथ में उतना कैश नहीं है, 397 करोड़ के आसपास है। मतलब अगर उसको कर्जे को मिटाना है, तो कंपनी के खुद के रिज़र्व से इस पैसे को मिटाना पड़ेगा। क्या ये सही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के रिज़र्व को अगर कम किया गया, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का लोन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी बहुत पुराना कंपनी है और कंपनी सेक्टर का लीडर कंपनी है। तो इसलिए हर कोई मतलब बैंक इस कंपनी को लोन देने के लिए तैयार है। क्योंकि लोन लेने के बाद कंपनी ऐसे नहीं कि लॉसेस में है, कंपनी प्रॉफिटेबल में है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 500 करोड़ से इस बार 250 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि कंपनी प्रॉफिटेबल में है, मगर 50% तो प्रॉफिट कम है। हाँ, क्यों कम है? क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो टोटली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है और स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो चुके हैं और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। तो अगर मैं चार्ट के ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए कितने दिनों तक वो एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी के रेंज देखेंगे तो नीचे लेवल से क्या किया ऊपर गया, फिर से नीचे आया इसी लेवल को टच करके ऊपर गया, फिर से नीचे आए उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो कितनी बार यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ आप देख सकते हैं। इस तरीके से रेंज बनाकर कंपनी बहुत बार टारगेट को अचीव किया और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अराउंड 20% के आसपास है। तो फिर से मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे फिर से करेक्शन हो रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि इस लोअर साइड को मतलब टच करेंगे, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे मुझे दिखे तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई तक रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस तरीके से रिवर्सल करेगा।
मुझे लग रहा है एक नया पैटर्न्स बनेगा, वो एक कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बनने की तैयारी में है। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट कर सकेंगे और एक अच्छा खासा धमाका भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं SRF के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल इंडिया लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल ने फाइनली वो लेवल को ब्रेकआउट किया जो लेवल बहुत दिनों तक इस कंपनी को सता रहे थे। तो फाइनली मुझे एक एंटी मिल चुके हैं क्योंकि लंबा सा एक जर्नी के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल बना। तो हैंडल बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर गए और कंपनी इस टारगेट लेवल तक गए तो सोचिए एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा और 33% के आसपास यहाँ पर टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो देखिए 33% टारगेट मिलने से पहले कंपनी का जो ब्रेकआउट हुआ उस ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन भी मिला। देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। अभी मुझे चाहिए कि थोड़ा सा रिटेस्टमेंट, अगर रिटेस्ट करे तो मैं जरूर इस जगह पे क्वांटिटी ऐड करूंगा और बाकी मैं कंटिन्यू जरूर इसके ऊपर करने वाला हूँ। तो एस्ट्रल के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया उसके बारे में आपको सबसे पहले डेटा देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो उतना खास ग्रोथ मार्केट शेयर आपको नहीं दिखेगा। कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। पहले तो 0.09% के आसपास डेप्थ हुआ करता था, आज वो घट के हो चुके 0.03% के आसपास। और कंपनी के ROCE एंड ROE दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल में 10%, 3 साल में 10%, लास्ट ईयर में 8.5% के आसपास देखने को मिला है। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो सॉरी, इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो बिजनेस ग्रोथ होने के पीछे रीजन कौन सा है, कंपनी का सेल्स। कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स को कंपनी कंट्रोल में रखे, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किया और नेट प्रॉफिट भी देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गया। मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है। तो सब कुछ अच्छा खासा होने के कारण कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग करके रखे हैं। लास्ट सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस चारों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया और जनवरी मंथ में क्या हुआ, कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज में और भी आपको नोटिस करूँ तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहले मैंने LIC के ऊपर एक बार मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, चलो यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ यहाँ पे देख लीजिए कंपनी इसके ऊपर एक बिग जैसे एंटी पॉइंट मिला था और कुछ इस तरीके से है। कंपनी की जो लाइफ टाइम हाई है उसी लेवल से अगर देखा जाए तो एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ। अभी देखिए कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद कंपनी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस कंपनी करते आगे बढ़े और कंपनी का जो टारगेट था वो नजदीक में था। टारगेट से पहले ही कंपनी रिब्रेक किया क्योंकि कंपनी का हाई हो गया था करीबन 1180 के आसपास और कंपनी का जो टारगेट है वो 1300 के आसपास है। तो एक अलग लेवल का टारगेट होने का चांसेस है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जब भी एक रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो वो अपसाइड में बहुत तेजी से जाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो लेवल बना है, ये जो टारगेट मेरा है वो कहाँ तक रहेगा, 41% के आसपास, और वो 1300 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और ये टारगेट मैंने किस तरीके से डिसाइड किया, यहाँ पे देखिए जो कप का जो साइज है, इसी कप का साइज को मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्किंग किया और इस मार्किंग के बेसिस में यहाँ पे टारगेट को क्या हुआ, अचीव भी हुआ, सॉरी अचीव होने का कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्यों टेल लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड ने LIC के ऊपर जितना बाइंग किया वो हर मंथ बाय करते चले गए क्योंकि वो लोग जानते हैं कि LIC एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में आपको हाई ग्रोथेबल रिटर्न दे सकते हैं। हाँ मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि इस कंपनी की एक वीकनेस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे टोटली 95-6% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, बाकी FS और DS के पास ना के बराबर होल्डिंग है। मतलब जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तब तक इस इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग नहीं रहेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ को नोटिस करना है कि कंपनी आपको अच्छा खासा
ग्रोथ फ्यूचर में तब दे पाएंगे जब इंस्टीट्यूशन के पास भी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, तब इस कंपनी खुद की बिजनेस को और भी ग्रोथ कर पाएंगे। और कंपनी अभी डिसाइड ये भी कर रहा है कि कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योरेंस बेचेंगे, जिस तरीके से बाकी प्राइवेट कंपनी कर रहा है। तो अगर इस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर पाए तो एक अलग लेवल का धमाका हो सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 6,300 करोड़ से 9,400 करोड़ बना। मतलब कंपनी एक ग्रोथेबल कंपनी है। हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इंडिया की सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।